Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start part 2 of Unit 4, Block 4, MPCE 031, that is MEPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. Let us start with the topic employee ownership. नाम से तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि एम्प्लॉय ओनरशिप मतलब एम्प्लॉय के की वो क्या ओन करते हैं, राइट? ऑफ कोर्स हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं. सो ओनरशिप क्यों दी जाती है? कंपनी क्यों सोचती है कि भाई हम अपने एम्प्लॉयज़ को ओनरशिप दे दें, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन का कुछ हक दे दें, कुछ शेयर्स दे दें? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. यहाँ पे इन्होंने कुछ लिस्ट डाउन किए हैं रीजंस जिसकी वजह से ओनरशिप दी जाती है. पहला है, अगर कंपनी फेल हो रही हो, अच्छे से काम ना कर रही हो, तो वो अपने शेयर्स दे देती है, ओनरशिप दे देती है एम्प्लॉयज़ को, सो दैट एम्प्लॉयज़ का कुछ इनकम उसमें लगाई जा सके और जब कंपनी को बेनिफिट होने लगे तो वो उनको रेसिप्रोकेट कर सके. दूसरा, कोई लेबर मैनेजमेंट डिस्प्यूट हुआ है, यानी कि लेबर्स का कुछ डिस्प्यूट हुआ है और उसको सेटल करने के लिए नेगोशिएशन के तौर पे ये कंडीशन आई है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ओनरशिप मिलेगी. थर्ड, अगर कोई टेक ओवर वाली कंडीशन आ रही है तो उससे बचने के लिए ऐसा होता है कि भाई बहुत सारे ओनर्स हैं, आप सबकी जब तक हाँ नहीं होगी तब तक ये नहीं बिकेगी, या कुछ और रीज़न भी हो सकता है कि कोई और टैक्टिक्स भी हो सकती है जिसमें ओनरशिप दे दी जाती है एम्प्लॉयज़ को भी. फिर अगर उन्हें थोड़ा और पैसा चाहिए तो ऐसे तो कंपनी कहीं से पैसा जुगाड़ करना मुश्किल हो जाता है. अगर ऑलरेडी बहुत सारे लोन ले चुकी है कंपनी, तो वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को ही बोल देते हैं आप अपनी इनकम का थोड़ा परसेंटेज यहाँ दो और हम कंपनी ग्रो करती रहेगी, जैसे जैसे प्रॉफिट होगा उसका पार्ट हम शेयर करेंगे, और ऐसे डील होती है. देन एक और हो सकता है कि अगर कंपनी सोचती है कि हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है और हमारे पास फंड्स लिमिटेड है, तब एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया जाता है उनको रिटेंशन करने के लिए. वो ये स्ट्रैटेजी लगाते हैं कि जब जो एम्प्लॉयज़ इस कंपनी में काम करेंगे उनको ऑफर दिया जाता है कि आप अगर हमारी कंपनी में काम करोगे तो आप हमारी कंपनी के कुछ शेयर्स की ओनरशिप ले सकते हो. सो ये भी एक तरीका, या फिर जो भाग रहे हैं उनको ले ओवर करने का तरीका हो सकता है. इससे टैक्स एडवांटेज भी होती है, कम टैक्स देना पड़ जाता है कंपनी को. देन कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ भी हैं जिसके पीछे वो करते हैं ऐसा, जैसे कि एक रेस्पेक्टफुल जेस्चर के तौर पे करते हैं. वो सोचते हैं कि हम चलो जो लॉयल है एम्प्लॉय जो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं उनको एज अ गिफ्ट वो करते हैं ऐसा. या प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बनाने के लिए भी उनका ये काम होता है कि कोई ऐसा एम्प्लॉई है जो बहुत अच्छे काम करता है, पुराना नहीं है लेकिन बहुत अच्छा काम करके देता है, तो उसको भी दे देते हैं. या फिर बहुत लंबे तक काम कर रहा है यानी लॉयल है तो भी उसको दे देते हैं. तो ऐसे ये कुछ रीजंस बताए हैं क्यों कंपनी ओनरशिप देती है. तो जो एम्प्लॉय ओनरशिप होती है वो कंपनी को काफ़ी मोस्ट ऑफ द टाइम बचा लेती है कहीं डूबने से, और वो मोटिवेट भी करती है, क्योंकि एम्प्लॉय अगर उस कंपनी को ओन कर रहा है, कंपनी के कुछ शेयर्स को ओन कर रहा है, तो उसमें ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी आ जाती है कि मुझे अच्छा काम करना है क्योंकि ये मेरा भी तो नाम है इसमें करके. अब यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस बताए हैं. पहला है वर्कर कोऑपरेटिव्स. इस तरह की जो वर्कर कोऑपरेटिव्स होते हैं इसमें एक्सक्लूसिव ओनर्स होते हैं एम्प्लॉयज़ खुद, जैसे कि लिज्जत पापड़, अमूल, इन सब में देखने के लिए मिलता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वही एक्सक्लूसिव ओनर्स हैं. सेकेंड टाइप का होता है ESOPS, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसलिए यहाँ कुछ नहीं मेंशन किया हुआ. एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स, अब ये हम बाद में देखेंगे इसके बारे में. थर्ड है एम्प्लॉयज मे और मे नॉट बी द एक्सक्लूसिव ओनर्स. वो एक्सक्लूसिव ओनर्स नहीं रहेंगे, लेकिन ओनरशिप जो है ये एम्प्लॉयज किस तरह से लेंगे, एज अ ट्रस्ट इस्टेब्लिश करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के बिहाफ में उन्हें दे दिया जाएगा. इन्होंने एम्प्लॉय ओनरशिप ट्रस्ट बनाया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ने, और उसी में ही एम्प्लॉयज को कर दिया है. तो ऐसा लगेगा तो कि एम्प्लॉय में के पास ओनरशिप है, लेकिन टेक्निकली वो ट्रस्ट है. सो इस तरह से. एंड देन फोर्थ इज डायरेक्ट ओनरशिप, जो एम्प्लॉयज परचेज करेंगे और स्टॉक्स को रखेंगे परचेज करके ऑर्गेनाइजेशन के, और ये वही एम्प्लॉयज कर सकते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं. सो ये डिफरेंट अब किस तरह से ओनरशिप होगी, कितना कंट्रोल होगा, वो अलग अलग ये ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड करता है और वो वेरी करता है, सेम नहीं होता है. सो एम्प्लॉय की ओनरशिप कैसी होगी वो खुद ही डिसाइड करेंगे, और
कितना कंट्रोल होगा वो खुद ही डिसाइड करेंगे। अब जो ESOPS है, ESOPS ये जो यहाँ पे हमने छोड़ दिया था, उसके बारे में बता रहे हैं कि जो ज़्यादातर ESOPS हैं, इसमें मेन एम इनका यही होता है कि एम्प्लॉयज़ को ओनर बना दो, कुछ इक्विटी के जो कंपनी के इक्विटी स्टेक होते हैं ना उसके, सो दैट वो ओनरशिप, एम्प्लॉय ओनरशिप के नाम पे। तो इस मेथड को क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि ये फुल्ली ओनरशिप तो देती नहीं है ये वाली स्कीम, और एम्प्लॉय सिर्फ नाम के लिए होते हैं कि इस कंपनी के ओनरशिप है इनमें। अगर लीगली ओनरशिप देते हैं, कॉमनली कैसे डिफाइन करते हैं, बंडल ऑफ राइट्स करके डिफाइन करते हैं। बंडल ऑफ राइट्स में क्या क्या आता है अगर लीगली ओनरशिप की बात कर रहे हैं तो वो पजेस करते हैं कुछ शेयर्ड उस ऐसी ऑब्जेक्ट्स के जो फिजिकली या फाइनेंशियल वैल्यू रखते हैं। एक फिजिकल वैल्यू जैसे कि कार, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का, या फाइनेंशियल वैल्यू रखते हैं। फाइनेंशियल वैल्यू मतलब पैसा। तो तब ये लीगल ओनरशिप में ये आता है पहला, क्यों ऐसे शेयर हो जिस चीज के शेयर लिए हैं उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। सेकंड, उनको एक स्टेटस मिल जाता है कि वो एक कुछ ओन करते हैं, मतलब वो अपने आप को ओनर मेंशन कर सकते हैं कहीं पे, एंड देन वो उसको अपने ओन्ड ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं अपना इन्फ्लुएंस उसके ऊपर। अब ESOPS जो है, जिसे एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स कहते हैं, ये इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, उनमें कोई उनको राइट नहीं दिया जाता डिसीजन मेकिंग का, और ये उनको इसीलिए फीलिंग भी नहीं आती है कि भाई वो वाकई में ओनर है उस ऑर्गेनाइजेशन के। सो ये इसका ड्रॉबैक है। नाउ ओनरशिप जो होती है ना वो ऑपरेट होती है दो तरीके से। मतलब अगर आप वैसे बात करो तो कोई किसी के ओनर आप किस तरह से होते हो, एक तो लीगल होता है, लीगली जो होते हो, और दूसरा होता है साइकोलॉजिकली जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उस स्टेट का कि हाँ मैं ओनर हूँ करके। अब जो लोग ऐसा फील करते हैं कि वो ओनर है, लीगली ओनर है, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ शेयर करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को उनके साथ कुछ शेयर करना चाहिए, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस क्या है, और अगर वो अपना कुछ इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस में दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें लीगल राइट्स में आ जाती हैं कि लीगली वो ओन कर रहे हैं उसको। और साइकोलॉजिकल ओनरशिप में वो स्टेट होता है जहाँ पे इंडिविजुअल फील करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का ओनरशिप कैरी करता है और उस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ पार्ट उसका खुद का है, उसको साइकोलॉजिकल ओनरशिप कहते हैं। सो एक साइकोलॉजिकल हो गया जो आप मन में मान रहे हो, और वो स्टेट इंडिविजुअल का जो वो फील कर रहा है अंदर से, और एक लीगल होता है जो वाकई आपको पेपर पे राइट मिला हुआ है उस चीज का। नेक्स्ट इज क्लेम्स ऑन द एफिकेसी ऑफ एम्प्लॉयज ओनरशिप। एफिकेसी ऑफ एम्प्लॉय ओनरशिप मतलब इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, क्या इसमें इसका कुछ अच्छा असर हुआ एम्प्लॉयज के ऊपर, ये जो हमने एम्प्लॉय ओनरशिप दी है। सो इसमें इन्होंने ये बोला है कि ये जो अगर हमने एम्प्लॉयज को ओनरशिप दी है तो हमने ये नोटिस किया है कि उनमें ज़ील एंड केयरफुल वर्किंग स्टिमुलेट होती है, यानी वो बहुत इंटरेस्ट से वर्क करते हैं, एंथुसियाज्म उनमें बढ़ जाता है, केयरफुली वो वर्क करते हैं, गलतियां कम करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, उनका टर्नओवर और एब्सेंटिज्म और ग्रीवियंसेस भी बहुत कम होने लग जाती है। वो जो प्रॉब्लम्स जो थी वो भी कम होने लगी हैं, और जो वर्कर्स का एलिनिएशन है, मतलब दूर जाते हैं, काम नहीं करते हैं, छुट्टियां मारते हैं, गायब हो जाते हैं, काम चोरी करते हैं, वो सब कम हो जाता है, और उनका मोरल एंड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ऐसा इसकी एफिकेसी मानी जाती है एम्प्लॉय ओनरशिप की। नाउ थ्योरी ऑफ ओनरशिप क्या बताती हैं, बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, थ्योरीज जनरेट हुई हैं। तो इसमें बोला गया है कि अगर ओनरशिप दे दी जाती है तो एम्प्लॉयज में ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन ये इंक्रीज दिखता है, एब्सेंटिज्म, टर्नओवर डिक्रीज मिला है एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है। अगर कंपनी की जब ओनरशिप दी जाती है या ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप, एम्प्लॉय ओनरशिप दी जाती है, तो अगर उनको कंपनीज के बारे में ये भी बताया जाए कि कंपनी के अंदर क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, उनका एक्टिव रोल दिया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी जो अफेयर्स हो रहे हैं, अफेयर्स मतलब कोई भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो भी, उसके बारे में अगर
वो थोड़ा बहुत अपना पार्टिसिपेशन कर पाए एम्प्लॉय, जिनकी एम्प्लॉय ओनरशिप है, तो ये भी कंट्रीब्यूट करता है कि उनका साइकोलॉजिकल ओनरशिप बढ़ जाए। मतलब साइकोलॉजिकली वो इंक्लाइंड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, अगर उनको इतने राइट्स मिल जाएं तो। कुछ थ्योरिस्ट्स ने ये भी प्रपोज किया है कि एम्प्लॉय ओनरशिप प्रोड्यूस करती है पॉजिटिव इफेक्ट्स टुवर्ड्स परफॉर्मेंस, मोटिवेशन और उनका एटीट्यूड, फेवरेबल एटीट्यूड दिखाए। लेकिन रिसर्चेस ऐसा नहीं मानती है। रिसर्चेस जब की गई तो रिसर्चेस ये कहती हैं कि ओनरशिप में ओनरशिप की वजह से मोटिवेशन, परफॉर्मेंस, एटीट्यूड, फेवरेबल एटीट्यूड का कुछ असर दिखता नहीं है, क्योंकि ओनरशिप सिर्फ इस तरह से डिजाइन की गई है कि उनका इक्विटी कंपोनेंट्स पे ही राइट है और किसी चीज में राइट नहीं है। मतलब उनको डिसीजन मेकिंग में नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा, उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, इसीलिए वो ऐसा कुछ शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज रेस्पॉन्सेज टू ओनरशिप। अभी तो हमने एफिकेसी किया था, अब हम ये समझेंगे कि एम्प्लॉयज किस तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं जब उन्हें ओनरशिप दी जाती है। तो कुछ स्टडीज कंडक्ट की गई और उन स्टडीज ने ये शो किया है कि एम्प्लॉयज ना अपना इंटीग्रेशन मानते हैं उस ओनरशिप में, यानी हर चीज में उनका पार्टिसिपेशन, जैसे कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आती है। जिन जिन को भी ओनरशिप दी होती है तो वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझने लगते हैं, कॉन्शियसली एफर्ट करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट्स दिखाई देता है इनमें, साइकोलॉजिकल पार्टनरशिप दिखाई देती है। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन से आइडेंटिफाई कर पाते हैं खुद को, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट शो कर पाते हैं। अगेन एम्प्लॉय ओनरशिप जब दी जाती है एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय के अंदर एक शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नोटिस की जाती है कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हर चीज में, और इसकी वजह से उनका कोऑपरेशन बढ़ता है, टीम वर्क अच्छा होता है और वो जॉब सेटिस्फैक्शन भी शो करते हैं। ये चीजें आ जाती हैं। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ चीजें बताई हैं जो की जा सकती हैं जिससे एम्प्लॉय ओनरशिप को अच्छे से और रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम दोनों चीजें करेंगे। पॉजिटिव में क्या है, अगर एम्प्लॉय को इक्विटी स्टेक दिए जा रहे हैं और उसको ये भी बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन भी शेयर की जा रही है और डिसीजन जब लिए जा रहे हैं तो उनको इन्वॉल्व भी किया जा रहा है, तो एक सिग्नल जाता है उनके पास जिसमें मैसेज इस तरह का उनको फील होता है कि यू मैटर एंड यू मेक अ डिफरेंस, यानी तुम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो और तुम्हारी वजह से डिफरेंस आता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये मैसेज इतना स्ट्रांग उनकी तरफ जाता है क्योंकि उनको हम हर जगह इन्वॉल्व कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं, उनके आइडियाज भी ले रहे हैं। तो ये मैसेज वो इंटरनलाइज कर लेता है एम्प्लॉय, और जब वो इंटरनलाइज कर लेता है तो वो उनको लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्दी है, वैल्यूएबल है, सिग्निफिकेंट है। इस तरह का फील उनके अंदर साइकोलॉजिकल फील आता है। साइकोलॉजिकली जब ये चीजें उनको फील होने लगती है तो वो उनका सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव कर देता है, और वो क्या कहाँ पे हेल्प करता है, वो एम्प्लॉय को हेल्प करता है कि वो एक मोटिवेटेड फॉर्म में काम करे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एफर्ट्स लगाए। और जब वो एफर्ट्स लगाएगा और मोटिवेशन रहेगा उसके अंदर तो हायर परफॉर्मेंस शो करेगा। हायर परफॉर्मेंस शो करेगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट तो होना ही है। उसके बाद इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट भी हम देखते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय को अगर ज़्यादा बिजनेस डिसीजंस में भी इन्वॉल्व करते हैं ना, तो एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं इस बात का भी शक होने लगता है क्या उसने सेंसिबल डिसीजन लिया जहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात आ रही है, और सपोज उसी के पाले में गेंद गई है और उसी को ही रेस्पॉन्ड करना है प्लस माइनस में कि क्या सही है क्या गलत, तो वो आंसर तो कर देगा, लेकिन अगर उसको डाउट हो जाए कि पता नहीं मैंने ठीक जवाब दिया कि नहीं, यही करना था, ये डिसीजन सही था कि वो डिसीजन सही था, अगर इस कंफ्यूज स्टेट में वो आ जाता है तो ये स्ट्रेस बिल्डअप करता है उसके माइंड में, और जब इस तरह का स्ट्रेस हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट उसकी वर्क की क्वालिटी पे भी पड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस पे भी पड़ता है, तो वर्क पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इस चीज का। नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स। ये जापानीज कॉन्सेप्ट है और ये सबसे पहले जापानीज ने यूज किया था जब यूएस मार्केट सब जगह स्टेब्लिश हो गया था। यूएस में कंपनीज ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा लिया था लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बना बना के। तो जो जापानीज कंपनी है उसने ये रिकॉग्नाइज किया कि अब हमारे को क्वांटिटी के अलावा क्वालिटी पे भी फोकस करना पड़ेगा। अगर हम मार्केट को
अपने फेवर में घुमाना चाहते हैं। तो जापानीज ने ये आइडिया अडॉप्ट किया और इसके जो जनरेटर थे इस आइडिया के क्वालिटी मैनेजमेंट के, वो अमेरिकन ही थे, डब्ल्यू एडवर्ड डिविंग, और यही मेंटोर थे। इन्होंने ही पार्टनरशिप में कुछ आइडियाज जनरेट किए और उनमें से एक था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और दूसरा था एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट प्रैक्टिस, जिसको हम क्वालिटी कंट्रोल सर्कल कहते हैं। सो इन दोनों के ऊपर उन्होंने वर्क किया। पहला जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो उसमें प्राइमरी फोकस होता है कि जो भी प्रोसेस चल रहे हैं ना मैन्युफैक्चरिंग में और या कोई सर्विस डिलीवर करने में, मैन्युफैक्चरिंग किसकी, प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में या फिर सर्विस डिलीवरी में जो भी प्रोसेस यूज होता है उस प्रोसेस को इम्प्रूव करना, इसको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटी को मैनेज कर रहे हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। और किस क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, प्रोसेस की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। इसमें 4 पिलर्स है जो मेन है। जैसे नंबर 1 कस्टमर फोकस, कस्टमर पे फोकस करना पड़ेगा, उसमें क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। सेकंड इज मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, किस तरह से सारी चीजें हो रही हैं उसको इवैल्यूएट करना, मैनेज करना, मेजर करना। एंड थर्ड इज एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट पे वर्क करना। एंड फोर्थ इज कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, और जो भी चीज़ें हैं उसको बार बार इम्प्रूव करते जाना, जितना हो सके उतना इम्प्रूव करना। तो जब एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व कर रहे हो, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हो, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल सर्कल। सो इसमें ये जब हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए एम्प्लॉयज़ के अंदर कि वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी करें और अपना इन्वॉल्वमेंट भी शो करें, सो हमने क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स का इजाद किया। अब ये क्वालिटी कंट्रोल सर्कल क्या है, इसमें 5 to 15 एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये वॉलंटरीली इसमें इस सर्कल को ज्वाइन करते हैं, मतलब ये ग्रुप है एक तरह का। उसमें ये एम्प्लॉयज़ अपनी मर्जी से आके करते हैं, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर आपको नहीं करना मत करो। लेकिन पार्टिसिपेशन जो होता है वॉलंटरी बेसिस पे होता है कि हमारा मन है हम आएंगे। अब ये जो 5 से 15 एम्प्लॉयज़ हैं, ये रेगुलर बेसिस पे आप मीटिंग करेंगे और ये वीक में एक बार ही होगी जनरली, और बाकी उनकी चॉइस है वो कब करना चाहते हैं। और वो जितने भी इश्यूज हैं क्वालिटी से रिलेटेड उसके बारे में बैठ के डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल मेंबर्स जो है, मतलब जो ये ग्रुप के जो मेंबर्स हैं इन्हीं को क्वालिटी कंट्रोल मेंबर्स कहते हैं। इनको कोई इसमें बेनिफिट नहीं मिलता, मतलब जो एम्प्लॉई मैनेजमेंट है वो इनको कुछ पेमेंट नहीं करती, मॉनिटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा इनको। इवन अगर इनके आइडिया से कोई बेनिफिट भी हो गया ऑर्गेनाइजेशन को तो भी इनको कोई प्रॉफिट्स शेयर नहीं किए जाते, बिकॉज ये वॉलंटरीली आके ऐसा कर रहे हैं। इनके ऊपर कोई अथॉरिटी भी नहीं होती जो इनको बोले कि भैया मीटिंग करो, बैठो, डिस्कस करो, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। इनका मेन रोल, प्राइमरी रोल यही होता है कि ये प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं और डिफरेंट आइडियाज जनरेट करते हैं जिससे कॉस्ट कटिंग हो सके, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, क्वालिटी इंप्रूव हो सके, क्वांटिटी इंप्रूव हो सके, और बाकी जो भी आइडियाज ये जनरेट करते हैं उसको वो फिर पास ऑन हो जाते हैं फर्दर मैनेजमेंट को और डिसीजन के लिए डाल दिए जाते हैं। और जो भी समझ में, जो उनका आइडिया समझ में आ गया, सही लगा, उसके ऊपर फिर ये एक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रेस्पॉन्सेज टू TQM एंड QCC। दोनों ही, अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने TQM एंड QCC का पढ़ा था कि ये दोनों ही क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए किए जाती हैं प्रैक्टिसेस। और ये क्रॉस फंक्शनल टीम होती है टेक्निकली जो हेल्प करती है कुछ क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो भी पॉसिबल है। TQM में भी हमने यही देखा था कि रिजल्ट लाने के लिए मेथड्स ढूंढे जाते हैं, मेंबर्स जो होते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, एफिशिएंटली काम करने के लिए पुश किया जाता है एम्प्लॉयज़ को स्मार्टर वर्क करने के लिए। एंड देन जब ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल भी फील करते हैं। अगेन फाइनल चीज़ें हमें ये समझ में आ रही हैं इसमें और भी बहुत कुछ दिया हुआ है, जैसे एम्प्लॉय मोटिवेशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है क्योंकि जब वो क्वालिटी मूवमेंट के लिए काम करते हैं, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क करते हैं तो वो इकट्ठे होके करते हैं। तो जब उनको क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, साथ में टीम जॉब करना पड़ रहा है, सब एक साथ है और क्वालिटी इम्प्रूव होते हुए देख रहे हैं तो उनमें मोटिवेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगेन अपने आप को इन्वॉल्व फील करते हैं एम्प्लॉयज़,
उनको ऐसा लगता है कि उनके हाथ में पावर है, वो कुछ कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं और उनके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये तो इनके सारे पॉजिटिव पॉइंट अभी तक बता रहे हैं और हम समझ रहे हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलता है जब उनको लगता है कि भाई कंपनी ग्रो कर रही है, अच्छा कर रही है, तो उनको एक मोटिवेशन भी मिल रहा है, जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है। एक सोशल मोटिवेशन आता है क्यूसीसी से, क्योंकि अगेन इसमें ये वॉलंटरी एक्ट है, सब वॉलंटरीली काम करते हैं इसके लिए। फिर प्रोफेसर एडवर्ड आई, इन्होंने ड्रॉबैक्स भी बताए क्यूसीसी के। ये तो हमें पॉजिटिव चीज़ें तो पता है कि आपको आप चैरिटी करते हो कैसा फील आता है, वैसे ही आएगा। इन्होंने कुछ ड्रॉबैक्स भी बताए इसके बारे में, जैसे कि इन्होंने ये बोला कि उन्होंने ये देखा कि इनके जब अफेक्ट, इनकी जो परफॉर्मेंस है ना उस पर इसका अफेक्ट होता है अगर लॉन्ग टर्म पे देखा जाए, क्योंकि एम्प्लॉय का रियल पावर और अंडरस्टैंडिंग उसमें होनी चाहिए कि क्या क्या काम हो रहा है, उनके करने से क्या काम हुआ, एंड देन उनकी जो स्किल एंड एबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है अगर हम वाकई चाहते हैं कि परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आए। अगर उनकी स्किल और एबिलिटीज़ पे वर्क नहीं किया तो वो इम्प्रूवमेंट कैसे शो करेंगे। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में अच्छी हो तो एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ें करानी पड़ेंगी। उनकी रियल पावर क्या है उनको समझ में आना चाहिए और वो कैसे चीज़ों को करवा सकते हैं, मेक देम हैपन कैसे करा सकते हैं, एंड देन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की कि कैसे उनको इम्प्रूवमेंट लाया जाए, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी इंफॉर्मेशन ले सो दैट आगे वो यूज करके फर्दर इम्प्रूवमेंट ला सके क्यूसीसी में। नाउ ये क्यूसीसी के जो मेंबर्स हैं उनको गेन्स भी क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन है तो उनको गेन्स भी शेयर होने चाहिए ना कंपनी से। तो कंपनीज मॉनिटरी कोई रिवार्ड नहीं दे रही है, ये ड्रॉबैक है। अगर नहीं देंगे तो ऑब्वियसली उनका मोटिवेशन थोड़े दिनों बाद चला जाएगा। ये शॉर्टकमिंग है क्यूसीसी की कि वो ऐसा नहीं करते हैं। अब कुछ शॉर्टकमिंग्स और दिए हुए हैं कुछ एरियाज में, जैसे ये पावर शेयर नहीं करते, मतलब क्यूसीसी की कोई पावर नहीं है कि वो कुछ उनको जो आइडिया आया है वो चेंज में नहीं ला सकते। उनको सिर्फ वो आइडियाज बता सकते हैं कि हमें ये समझ में आया है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते। कंपनी के ऊपर है कि वो उसको अप्लाई करेंगे उस आइडिया को कि नहीं करेंगे। देन प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती इन पार्टिसिपेंट्स में, जो नेसेसरी स्किल चाहिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए उसकी कोई इनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती। एंड देन थर्ड सबसे जो वर्स्ट है वो ये कि वो अगर कुछ आइडिया दे और कंपनी को प्रॉफिट हो जाए तो भी इनको कोई शेयरिंग नहीं होती है, तो गेन को कोई शेयर नहीं किया जाता इनके साथ। तो क्यूसीसी जो है ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट इसी वजह से नहीं करता है ऑर्गेनाइजेशन में, और ये वर्क मोटिवेशन भी नहीं इम्प्रूव करता एम्प्लॉयज़ की, स्पेसिफिकली जो इसके मेंबर्स हैं, और कमिटमेंट भी नहीं इम्प्रूव करता, ना ही सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव करता है। तो सेटिस्फैक्शन, कमिटमेंट एंड मोटिवेशन पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्यूसीसी का, क्योंकि क्यूसीसी से कोई इनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। देन टीक्यूएम के बारे में ऐसा लगता है टीक्यूएम में ज़रूर हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें रिसर्चेस शो कर रही हैं। रिसर्चेस ये कहती है टीक्यूएम जो है वो क्वालिटी इंक्रीज करने में हेल्प करती है, न्यू आइडियाज़ एंड प्रोसेसेस को लाने में हेल्प करती है मार्केट में, और बहुत जल्दी प्रोडक्शन हो जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें टीक्यूएम में देखने के लिए मिलती है। लेकिन ड्रॉबैक जो हम देख रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर ज़रूर इसका पड़ता है। एम्प्लॉयज़ का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखी जाती हैं। उनको बोला जाता है कि कंटिन्यूस प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करो। देन उनका फिर वर्क से कमिटमेंट मैनेजमेंट का भी चला जाता है एंड वर्कफोर्स का भी चला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो थकते हैं ना। उनको भी लगता है कि भाई हम कितना कमिट कर लें और कितना बार बार इम्प्रूवमेंट, कुछ तो कहीं पर तो फुल स्टॉप लगाओगे या कराते जाओगे मशीन की तरह, तो वहाँ पे इनका कमिटमेंट लूज होने लग जाता है। Now the last topic of today's video is the high involvement organization and management. High involvement organization का मतलब होता है कि जब एम्प्लॉई को हर जगह एंगेज किया जाता है, हर वर्क हर एक्टिविटी पर एंगेज किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। सो वो एक मेन आजकल के ऑर्गेनाइजेशन में ये मेन टेक्निक हो गई है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को हर स्टेप में इन्वॉल्व किया जा रहा है, जैसे कि इंटरव्यू में, हायर के टाइम पे, ट्रेनिंग के टाइम पे, डिसिप्लिन, प्रमोशन, इन सारी एक्टिविटीज़ में। तो डायरेक्टली ये लोग डील करते हैं, ये एम्प्लॉयज़ पूरे ऑपरेशंस को एफिशिएंटली एंड रेस्पॉन्सिव भी होते हैं अगर ऐसा कराया जाता है। तो हाई इन्वॉल्वमेंट अप्रोच का मेन फोकस एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट ही होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती हुई दिखती है। और ये प्रूव्ड फैक्ट है कि ऐसा
होता है जब एम्प्लॉयज़ को आप इन्वॉल्व करते हैं तो वो अच्छा परफॉर्मेंस भी देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। ये पार्टिसिपेटिव प्रोसेस डिज़ाइन है जहाँ पे वर्कर्स की एंटायर कैपेसिटी को यूज़ किया जाता है, जितना उनको एनकरेज किया जाता है, उनका कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ इम्प्रूव हो जाता है। हर एक लेवल पे ये हर एक पोजीशन पे इन्वॉल्व होते हैं, और स्पेसिफिकली वो वाली कैटेगरी जो डायरेक्टली डील करती है कस्टमर से, प्रोडक्ट्स के लिए सर्विसेज में डील करती है, वो वाले एम्प्लॉयज़। और ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादातर पार्ट्स जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें ये लोग डील करते हैं। सो जो जॉब होता है मैनेजमेंट का, वो कहाँ आएगा फिर? अगर एम्प्लॉयज़ ही सब कुछ कर रहे हैं तो मैनेजमेंट क्या करेगा? मैनेजमेंट एक्चुअली इन सबको लिंक करता है आपस में। टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट है, न्यू टेक्नोलॉजी लानी है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करनी है, रिवार्ड कैसे बनाना है, एनालिसिस कैसे करना है, सर्वे कैसे करना है, स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट का काम है करने का। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर होता है ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाता है, क्योंकि उसको बहुत सारे रोल के बारे में पता होता है, सारे ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के बारे में पता होता है, तो वो साइकोलॉजिकली ओनरशिप को एक्सपीरियंस करता है ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजीज बेसिकली ये स्ट्रेटजीज में हम ये देखेंगे कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, इनको फुल्ली यूज करने का ही स्ट्रेटजी है बेसिकली, कि जितनी भी स्ट्रेटजीज ऑर्गेनाइजेशन में रन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए, उसमें हम एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करते हैं। और सबसे पहली चीज़ होती है वर्क डिज़ाइन। काम इस तरह से स्टैब्लिश करना है ऑर्गेनाइजेशन में, इस तरह से सबको उनके रोल डिफाइन करने हैं और एक्सप्लेन करने हैं एज पर देयर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़, कि वो उस जॉब को बहुत अच्छे से कर सके। यानी बेसिकली जो काम हमें चाहिए है ऑर्गेनाइजेशन में, जिस तरह का काम चाहिए, उसी के मुताबिक हमें एम्प्लॉयज़ लाने पड़ेंगे। एम्प्लॉय अगर उसके मन का काम मिल रहा है तो वो मोटिवेटेड फील करते हैं, उनका एटीट्यूड अच्छा रहता है काम के प्रति, उनका बिहेवियर अच्छा रहता है। तो ये वाली चीज़ें उनको हायर करते टाइम भी देखा जाता है कि क्या वो मोटिवेटेड है, उनका एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स वर्क, उनका बिहेवियर किस तरह का है। तभी वो जॉब को एनरिच कर पाएंगे, अच्छे से अपने काम को निभा पाएंगे। और एज अ टीम वर्क भी बहुत अच्छे से इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है टीम्स में, वो अच्छी रहेगी और वर्क की क्वालिटी इंप्रूव होगी। इसमें जो स्ट्रैटेजीज यूज़ की जाती है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, क्वालिटी सर्कल्स, एम्प्लॉय ओनरशिप, गेन शेयरिंग, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ये सारी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक QWC प्रोग्राम के बारे में जिक्र किया है, जिसे हम कोऑपरेटिव लेबर मैनेजमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं। ये डिज़ाइन किया गया है कि एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज करने के लिए। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की जो कंडीशंस है ना, उनको इम्प्रूव करने की बात करता है, वर्कर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करने की बात करता है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ हाई इन्वॉल्वमेंट, जो लास्ट चीज़ है, अगर हम हाई इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखें कि क्या इफेक्ट पड़ता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो ऑफ कोर्स उनमें कमिटमेंट बढ़ जाता है। एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट बढ़ने से वो ओनरशिप हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनकी। और जब ये पूरा इंटीग्रेशन में सब लोग काम करते हैं, सारे एम्प्लॉयज़, और हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्वालिटी से लेके परफॉर्मेंस तक, और सारा हर एक लेवल पे प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक की एक्टिविटीज़ में इनका पार्टिसिपेशन है, तो ऑटोमेटिकली वो एक पार्ट मानते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, अपने आप को एक ओनरशिप ले लेते हैं कि भाई हम एक कमिटमेंट दे रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को और हम इसको पूरी अच्छे से निभाएंगे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ यूनिट 4 ब्लॉक 4 MPCE 031। आई होप आपको ये फ्रेमवर्क समझ आएगा, एंड सेल्फ रीडिंग इज मस्ट, तो ये ज़रूर कर लेना। और ये लास्ट यूनिट थी इस सब्जेक्ट की। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस. डू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.